brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। आज के लंडन टॉप शो में हम बात करेंगे भारत कनाडा विवाद में आए नए अपडेट्स की। कैसे भारत और कनाडा ने एक दूसरे को कई जानकारियां सौंपने के दावे किए और ये भी दावा जोड़ दिया कि सामने वाले देश ने हमारी जानकारी पर एक्शन नहीं लिया। फिर इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच आते हैं एनआईए के खुलासे, आतंकवादियों को लेकर किए जा रहे खुलासे, कनाडा की गंदी राजनीति और फिर आता है भारत सरकार का एक्शन रिएक्शन जो भी हुआ। लेकिन हम शो में आगे बढ़ें उससे पहले आज के ज़रूरी अपडेट्स पीएम मोदी की रैलियों को लेकर जो हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में के भोपाल और राजस्थान के जयपुर में रैलियों को संबोधित किया। अंदाज तो आपको भी लग ही गया होगा कि विधानसभा चुनाव के कुछ एक महीने पहले इन रैलियों का मतलब क्या हो सकता है। भोपाल की रैली में उन्होंने महिलाओं से कहा कि मेरी सरकार ने आपको 33% आरक्षण देने का वादा किया था, वो हमने पूरा कर दिया और कांग्रेस को मजबूरन बिल को सपोर्ट करना पड़ा। इसके बाद जब वो राजस्थान गए तो वहाँ कहा कि गहलोत सरकार ने युवाओं के 5 साल बर्बाद कर दिए। बाकी उन्होंने जो कहा वो आप खुद सुनिए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। यानी जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली है कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। जहां लाल डायरी में काली करतूते हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा, कौन पूंजी निवेश करेगा। जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है। ये थे पीएम मोदी। मेरा नाम है निखिल और अब परिचय के बाद हम शुरू करते हैं दी ललन टॉप शो। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर 18 जून 2023 को मर्डर हुआ। इसका जांच के बाद कनाडा ने हत्या का ठीकरा भारत सरकार की खुफिया एजेंसियों पर फोड़ दिया। इतना तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये विवाद अब एक कदम आगे चला गया है। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी। खबर बताती है कि कनाडा ने ये जो इंडिया पर आरोप लगाए इंडियन एजेंट्स पर, उसके लिए ज़रूरी जांच अमेरिका ने भी की थी। साथ ही कनाडा को भी कुछ सबूत मिले थे। इसके बाद कनाडा ने इन जानकारियों को आधार बनाया और भारत सरकार पर इल्ज़ाम लगाए। जांच से निकली जानकारी 2 देशों के बीच कैसे सर्कुलेट हुई? 5 आइज नाम के खुफिया सूचना ग्रिड के जरिए। इस ग्रिड में अमेरिका, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं। इन देशों की जांच एजेंसियां एक दूसरों के साथ मिलकर काम करती हैं। इंटेलिजेंस शेयर होता है इन 5 देशों में। बाकी 5 आइज पर अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो 22 सितंबर का ललन टॉप शो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दरअसल निज्जर के मर्डर के बाद कनाडा ने जांच शुरू की। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने कनाडा को मदद देने की पेशकश की थी। कनाडा ने अमेरिका की पेशकश को स्वीकार किया। साझा जांच शुरू हुई। इसके बाद जांच के बाद कनाडा को भारत पर आरोप लगाने के कारण मिले इंडियन एजेंट्स पर। इसके बाद जब कनाडा ने भारत पर आरोप लगा दिए तो अमेरिका ने भी कनाडा की ही साइड ली। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी भारत को सलाह दी थी कि वो निज्जर के मर्डर में कनाडा का सहयोग करें। रिपोर्ट की माने तो अमेरिका सीधा भारत पर कोई आरोप लगाकर झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए उसने बस जांच में सहयोग देने का आग्रह किया। ये खबर आज देश के बड़े अखबारों में छप भी गई। लेकिन एक और खबर है इसी खबर से जुड़ी हुई, इसी खालिस्तान के कनाडा स्वरूप से जुड़ी हुई। और इस चैप्टर को देखें तो इस पूरे मामले में कनाडा का रोल और सवालों के घेरे में आ जाता है। साल 2016 की बात है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर बताती है कि इस साल भारत सरकार ने हरदीप निज्जर के बारे में बहुत सारी सूचनाएं कनाडा की सरकार को दी थी। तब भी ट्रूडो ही प्राइम मिनिस्टर थे। इन सूचनाओं में
उन वीडियोस का पुलिंदा भी था जिनमें कई खालिस्तान समर्थक कनाडा की ज़मीन पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। भारत सरकार का कहना था कि इस तरह के ट्रेनिंग कैंप्स को आयोजित करने में हरदीप निज्जर का हाथ है और ये अधिकतर कैंप्स ब्रिटिश कोलंबिया की पहाड़ियों में चलाए जा रहे थे। लेकिन कनाडा की एजेंसियों ने तब कोई कदम नहीं उठाया। क्यों? इसका जवाब मिलता है हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक दूसरी खबर से। कनाडा की एजेंसीज ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि उस समय कनाडा और भारत के बीच इंटेलिजेंस शेयर करने को लेकर कोई तंत्र मौजूद नहीं था, और साथ ही भारत ने जो इंटेलिजेंस सौंपी भी थी वो सूचना ज़्यादा थी, सबूत कम। यानी भारत ने जो खुफिया जानकारी कनाडा के साथ शेयर की थी, कनाडा ने उसकी बिना पर एक्शन लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि कनाडा को वो सूचनाएं सबूत जितनी वजनी नहीं लगी। अब यहाँ पर एक महीन लाइन आप समझ लीजिए। भारत सरकार ने जो सूचनाएं दी हैं उनके मुताबिक निज्जर एक खालिस्तानी आतंकवादी था, उसकी ऑटोमेटिक राइफल लिए तस्वीरें वायरल होती हैं। लेकिन कनाडा का कहना है कि निज्जर एक धार्मिक गुरु था और कनाडा का सिटीजन था, सूचना बनाम सबूत। हालांकि इसमें पॉलिटिक्स भी चल रही है जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बाद के सालों में कनाडा सरकार के साथ एक डॉजियर भी शेयर किया था। इस डॉजियर में कुछ आतंकवादियों और कुछ संगठनों का नाम शामिल था। ये कनाडा में एक्टिव रहे हैं और इनका प्रमुख एजेंडा है खालिस्तान एजेंडे को जिंदा रखना। तो इस डॉजियर में कौन कौन से नाम प्रमुखता से आते हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले संगठनों के नाम: इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन ISYF, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स KLF, ये 2 संगठनों के नाम हुए। किन लोगों के नाम लिए गए हैं प्रमुखतः वो सुनिए अब आप: गुरजीत सिंह चीमा, गुरजिंदर सिंह पन्नू, गुरप्रीत सिंह बराड़। ये तीनों ही लोग किसी न किसी रूप में ISYF या KLF से जुड़े हुए थे। इनका मुख्य काम था पैसे जुटाना और हथियार जुटाना। ये सारे नाम और काम भारतीय एजेंसियों ने कनाडा को सौंपे थे, लेकिन कनाडा की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन इस इंटेल शेयरिंग पर जब बात हो रही है तो साथ ही NIA की कार्रवाई और उसके द्वारा किए गए खुलासों की भी बात होगी। पहले NIA की कार्रवाई की बात करते हैं। NIA ने बीते एक हफ्ते में कनाडा में एक्टिव कई ऐसे लोगों के नाम और तस्वीरें शेयर किए हैं जिनका नाम इन हाल फिलहाल की हिंसा की घटनाओं में आता रहा है। 40 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट सामने रखकर NIA ने गुहार लगाई कि अगर इनकी संपत्ति की जानकारी हो तो बताइए। फिर अगली खबर आई कि 23 सितंबर को NIA ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपवंत सिंह पन्नू के पंजाब स्थित घर और दूसरी संपत्तियों को जब्त कर लिया। इस संपत्ति में खेती योग्य भूमि भी शामिल थी, कोठियां भी शामिल थी। NIA ने पन्नू के चंडीगढ़ वाले घर को जब्त करने के बाद बाहर जब्ती का नोटिस भी चस्पा कर दिया। इस नोटिस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी, शायद आपने भी देखी होंगी। इसके साथ ही NIA के और खुलासे सामने आ रहे हैं। खुलासे हैं लगभग 6 महीने पहले दायर की गई चार्जशीट की डिटेल्स में। दरअसल मार्च 2023 में NIA ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के आतंकी कनेक्शन की जांच करते हुए एक चार्जशीट दायर की थी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई थी। चार्जशीट दायर करने के कुछ दिनों में यह खबर आई कि NIA ने बिश्नोई और उसके सहयोगियों के खालिस्तान मूवमेंट से लिंक तलाशे थे। साथ ही उनके नेक्सस में पाकिस्तान का हाथ होने की खबरें भी आई थी। इसके बाद कुछ दिनों तक इस चार्जशीट से जुड़ी कुछ खास जानकारियां सामने नहीं आ सकी। फिर आया सितंबर का महीना। इस महीने में कनाडा और भारत के संबंध तल्ख हुए। इंडिया टुडे ने इस चार्जशीट के कुछ और हिस्से तलाशे और इन हिस्सों के सामने आने के बाद पता चला कि कनाडा में बस खालिस्तान मूवमेंट नहीं चल रहा है या इससे जुड़े लोग वहां पनाह नागरिकता ही नहीं ले रहे हैं। खालिस्तान समर्थक और आतंकवादी कनाडा में निवेश भी कर रहे हैं, टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, जहाज नाव खरीद रहे हैं, सिनेमा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग में पैसे लगा रहे हैं, बना रहे हैं। इसके साथ इस चार्जशीट में 2019 से 2021 के बीच के ऐसे 13 मौके गिनाए गए जब हवाला के जरिए भारत से कनाडा और थाईलैंड पैसे पहुंचाए गए। कितने? 5 लाख से 60 लाख के बीच। NIA ने कहा था कि इस पूरे ऑपरेशन को चलाने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने। सारे पैसों को इधर से उधर करने में लॉरेंस बिश्नोई ने ही दिमाग लगाया और ऐसा करने में बिश्नोई को साथ मिला था बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लखबीर सिंह लंडा का। फिर NIA ने यह भी बताया कि पैसे कैसे इधर से उधर होते थे। ये पैसे रंगदारी, उगाही, शराब और हथियारों की स्मगलिंग से जुटाए जाते थे। फिर इन्हें कनाडा में 2 लोगों के पास भेजा जाता था, सतविंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़, सतबीर सिंह उर्फ सैम। ये 2 लोग हैं। मकसद साफ होता था कि खालिस्तान समर्थन की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता था कि पैसों की गड्डियां लेकर घूम रहा हो कोई। इन्हें किसी न किसी रूप में लगाया जाता था, इन्वेस्ट किया जाता था। NIA के मुताबिक इनमें दिमाग लगता था सतबीर सैम का। क्या करता था ये, कैसे पैसे लगाता था? सुनिए इंडिया टुडे के रिपोर्टर कमलजीत कौर संधू को, जो इस केस को करीब से फॉलो कर रही हैं। सतबीर सिंह उसका जो नाम है ये चार्जशीट
में बिल्कुल आया है, और जो चार्जशीट से हम निकाल पाए हैं कि ये एक की कंपोनेंट फैक्टर है। और इसी से जो बाकी जो तार जुड़े हैं वो थाईलैंड के भी जुड़े हैं, और खासतौर पे हम बात कर रहे हैं वहां पर कनाडा में भी जुड़े हुए हैं। तो ये एक की कैरेक्टर है जो कि सामने आ रहा है, जहां पर हम बात कर रहे हैं ये पूरा जो पैसे का ट्रेल है वो भी मूव कर रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो अहम हो जाती हैं, और इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं, और खासतौर पे जो एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो पाकिस्तान से भी बात कर रहा होता है और बताता है कि कोई गेस्ट हाउस है, कौन सी फ्लाइट से आएगा, कौन बंदा उसको वहां पे लेगा, तो बेसिकली लाइजनिंग का हिस्सा भी है वो। तो ये सारी जो चीजें हैं वहां पे ये एक अहम कैरेक्टर हो जाता है। तो ये इस पे आगे आने वाले दिनों में भी काफी खुलासे होंगे, लेकिन अभी के लिए जो जानकारी मिल पाई है कि वो एक अहम यानी पिवटल कैरेक्टर रहा है इस पूरे खालिस्तान टेरर गैंगस्टर नेटवर्क में। ये तो कनाडा वाला रूट हो गया। अब थाईलैंड में इसी मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन शामिल होता था, यहाँ पर नाम आता है मनीष भंडारी का। तमाम तरीकों से उगाहे गए पैसों को लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा, उसके पिता जोगिंदर सिंह और राजू बसूड़ी को दे देता था। ये लोग हवाला के जरिए पैसों को थाईलैंड में मनीष भंडारी तक पहुंचाते थे। बिश्नोई गैंग का कोई भी बंदा थाईलैंड जाता तो भंडारी उसके रहने और आने जाने की व्यवस्था भी करता था। यानी एक बात साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई इस पूरे खेल के केंद्र में मौजूद था। लेकिन एनआईए के हवाले से अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आ पा रही है कि कनाडा में पल रहे खालिस्तानी आतंकवादियों को भी यही चैनल पैसे मुहैया करा रहा था, या इस चैनल को लेकर एजेंसी की जांच कहां तक पहुंच पाई है, और तो और लॉरेंस बिश्नोई ने कितने जुर्म कबूल किए हैं जितने उस पर लगाए गए हैं, उसका रोल क्या था। सुनिए कमलजीत कौर संधू को। देखिए, सबसे पहली बात तो जो शुभदीप गिल हैं, और खास तौर पे हमने देखा है कि किस तरह से जो सिंगर है उसकी मौत के बाद और जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई, और तब भी इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले जब उसका नाम आया तो ये एक चीज बिल्कुल सामने आ गई कि जो गैंगस्टर्स हैं वो पैसे के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, एक गैंग वॉर भी अलग से चल रहा है, और किस तरह से खालिस्तानी जो आतंकी हैं वो भी इनके टच में बने हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एक पूरा ऑर्गेनाइज नेटवर्क है वो चल रहा है, और टारगेटेड किलिंग्स हैं। खासतौर पे आप देखिए जिस तरह से चाहे गोल्डी बरार की बात करें, चाहे लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, चाहे जेल के अंदर हो चाहे बाहर हो, कनाडा में हो, जिस तरह से कितनी बार ये जो चीजें हैं वो बताई गई। बीच में एक लिस्ट निकाली गई थी और कनाडा ने एक खुद लिस्ट निकाली थी जहां पे 10 गैंगस्टर्स के नाम थे, जिनमें से 7 हैं वो पंजाब से ही थे। तो कैसे खासतौर पे उस समय जहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो सेना के जवान हैं जिनकी अफसरों की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर या पंजाब में रही है, इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं, उनको वीजा मिलना इतना मुश्किल होता है, लेकिन ये जो गैंगस्टर्स हैं ये फटाफट वहां पे पहुंच जाते हैं और वहां से कुछ भी बोलते रहते हैं, उनका नेटवर्क वहां से चल रहा है, रेफरेंडम की बात हो रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक वैसा प्रॉब्लम बन चुका है जहाँ पे आज भी, जैसे कि उन्होंने कहा है कि कनाडा में इंडियन काउंसलेट है या फिर इंडियन मिशन है, वहां के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये सब चीजें खुलेआम चल रही थी, और ऐसा भी था कि प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स एक हिस्सा है जस्टिन ट्रूडो की सरकार में, और इसी वजह से एक कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन कहीं भी गैंग वॉर हो रहा है। अगर हम बात करेंगे गोल्डी बरार है या फिर बाकी जैसे एसएफजे के चीफ हैं वो लगातार वहां पे जा रहे हैं, तो एक स्क्रूटनी जरूर है कि किस तरह से वो जो बोल रहे हैं कि एक ओपन फ्रीडम है एक थॉट पोल के लिए, लेकिन जहाँ पे वायलेंस की बात आ जाती है, जहाँ पे किलिंग होनी शुरू हो जाती है, वहां पे ये देखना जरूरी है। लेकिन बाहर के बड़े बड़े गुंडों आतंकियों के संपर्क में लॉरेंस बिश्नोई आया कैसे? इसका जवाब भी एनआईए ने दिया है कुछ इस तरह से कि बब्बर खालसा के वाधवा सिंह और हरविंदर सिंह रिंदा खुद पाकिस्तान में बैठे हुए थे और इनको इंडिया में चाहिए थे शूटर। इन्हें मदद पहुंचाई लॉरेंस ने, जिसके पहले से ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड तक तार फैले हुए थे, और ऐसे ये कनेक्शन बना। ऐसे में जीके का एक सवाल और खड़ा होता है कि वो कितनी बड़ी संख्या है जो कनाडा में रहकर ऑपरेट कर रही है और भारतीय एजेंसियां उनकी धरपकड़ के लिए हाथ पैर मार रही हैं। कुछ लोगों के नाम हम आपको मौकों पर बताते रहें, सुनाते रहें, दिखाते रहें। गोल्डी बरार, अर्शदीप डाला, लखबीर लंडा। सूत्रों के हवालों से जो खबरें छप रही हैं उन्हें अगर मानें तो कनाडा में ऐसे लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जिनके बारे में भारत सरकार का ये मानना है कि कनाडा सरकार को इन्हें प्राथमिकता पर अरेस्ट करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। कनाडा की सरकार लेकिन अरेस्ट नहीं कर पा रही। इन्हें क्यों? क्या पॉलिटिकल गेम चल रहा है? इसके लिए आपको एक नाम फिर से रिकॉल करना होगा,
जगमीत सिंह का। जगमीत वहां की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से सांसद हैं और मुख्य रूप से खालिस्तान के सपोर्टर भी, और यही नहीं, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के ज़्यादा करीब भी हैं। कई खबरों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि खालिस्तान समर्थकों और आतंकवादियों को जिस तरह कनाडा की सरकार हाल में अपना निर्दोष नागरिक करार देने में लगी हुई है, उसके पीछे ट्रूडो और जगमीत सिंह की साठगांठ का बड़ा रोल है। तो कौन है ये जगमीत सिंह, आइए जानते हैं। इनके माता पिता पंजाब से कनाडा गए थे। जगमीत ने बायोलॉजी और लॉ की पढ़ाई की। पॉलिटिक्स में आने से पहले वो क्रिमिनल लॉयर थे। 2011 से पॉलिटिक्स में आए, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी से जुड़े। 2017 में जगमीत पार्टी के मुखिया बने। तब तक खालिस्तानी कनेक्शन सामने नहीं आया था। पार्टी लीडर बनने के बाद जगमीत ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। खालिस्तानी आतंकवादियों का बचाव करने लगे। इसी वजह से 2013 में भारत ने जगमीत को वीज़ा देने से इनकार किया था। फिर आया 2021, कनाडा में प्रधानमंत्री वाला चुनाव हुआ। एनडीपी के खाते में 25 सीटें आई और पार्टी रही चौथे नंबर पे, लेकिन पहले नंबर पे रही ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास भी बहुमत नहीं आया। तब जगमीत ने समर्थन दिया और सरकार बन पाई जस्टिन ट्रूडो की, और अब तक उसी के समर्थन से, एनडीपी के समर्थन से ट्रूडो की सरकार टिकी हुई है। कहा जाता है कि इसी वजह से ट्रूडो सरकार खालिस्तान के मुद्दे पर सख्ती बरतने से हिचकती है। जब ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया तब जगमीत ट्रूडो के सपोर्ट में सबसे आगे थे। सपोर्ट में दूसरे नंबर पर रहने वाले का नाम था गुरुपतवंत सिंह पन्नू, वही पन्नू जो अपनी संपत्ति एनआईए के हाथ गंवा बैठा है। ऐसे में एक बात कनाडा में खास कर हो रही है कि ट्रूडो अपने राजनीतिक लाभ के लिए भारत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत का नाम दरअसल जानबूझकर लाया जा रहा है, जबकि असली मामला है वहां ऑपरेट कर रहे लोगों के आपसी झगड़े का। सुनिए कमर आगा क्या कहते हैं। देखिए, बात दरअसल ये है कि ये जो भी टारगेट हुए हैं निज्जर, ये इनके आपस के बहुत झगड़े हैं खालिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स के। मुझे लगता है कि उसी में से किसी एक ने इनको किया है और भारत को फंसाने की कोशिश की जा रही है। भारत प्रोएक्टिव है इस समय। भारत का मानना ये है कि भारत ने एक इन्हें लिस्ट भी दी है जिसमें लगभग 20 से ज़्यादा आतंकवादी उनके देश में मौजूद हैं। कनाडा बिलीव करता है डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये सारी कंट्रीज जो चैम्पियंस बल्कि हैं डेमोक्रेसी, इनको, इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए और ये खालिस्तानी गतिविधियों पे रोक लगानी चाहिए। कनाडा की पॉलिटिक्स में इस मुद्दे को लेकर क्या हो रहा है, इसको विस्तार से हमने आज के दुनियादारी में एड्रेस किया है। आप वहां पर इस मुद्दे को विस्तार से देख और सुन सकते हैं। लेकिन वहां रहने या बात करने वाले जानकार क्या बताते हैं, इसको संक्षेप में जानने के लिए सुनते जाइए पत्रकार राजेंद्र सैनी को। देखिए, इंडिया में इलेक्शन है अगले साल 2024 में, ठीक है, और वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को कुछ चीज़ें सूट करती हैं। यहाँ भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो उनकी कोई बहुत बढ़िया रेपुटेशन या उनकी अब पॉपुलैरिटी नहीं रही। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का हाल ये है कि लोगों के पास घरों को बचाना मुश्किल हो रखा है। हमारी महंगाई चरम सीमा पे है। हमारे इतने चैलेंजेस हैं इस कंट्री के सामने कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो पॉपुलैरिटी है वो नीचे आ चुकी है। उनको सपोर्ट करते हैं जगमीत सिंह। अब जगमीत सिंह की खुद की भी पॉपुलैरिटी इतनी नीचे चली गई है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो हमारा जो सर्वे ये बता रहे हैं कि बहुत बुरी तरह से लिबरल पार्टी जो हार सकती है चुनाव में। तो चुनाव में क्या होगा कहना मुश्किल है। तो इस समय में जबकि हमारे मुल्क में इतनी मुश्किलें हैं, यहाँ पे ऑल ऑफ ए सडन ये इशू इतना बड़ा फ्लेयर अप हो गया है कि सब चीज़ें एक तरफ हो गई हैं और अब बात हर बंदा, हर न्यूज़ में, हर जगह यही बात हो रही है। तो ध्यान लोगों का बट गया है। तो इसको हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसको पॉलिटिकली कौन माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है, किसको इस सिचुएशन का फायदा होने जा रहा है। अब कनाडा में इतना कुछ हो रहा है तो सवाल उठ रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है और भारत में क्या होगा। जानकारों की अगर आप मानेंगे तो कनाडा में पनाह लिए खालिस्तानी आतंकवादियों की प्रॉपर्टी और निवेश की जांच और शिनाख्त की जा रही है ताकि पैसे के फ्लो को तोड़ा जा सके। मनी ट्रेल पकड़ के वहां हिट किया जाएगा। उन्हें भारत में एंट्री से रोका जाए, ऐसी भी व्यवस्था की जाएगी, ऐसी खबरें हैं। जी हाँ, भारत ने कुछ दिनों पहले कनाडाई मूल के व्यक्तियों के लिए हर तरह का वीज़ा जो सर्विस चलती है हमारी, उसे बंद कर दिया था। अब खबर उड़ने लगी है कि भारत सरकार उन लोगों के OCI रजिस्ट्रेशंस को भी कैंसिल कर सकती है जो खालिस्तान समर्थक या भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत के वो लोग जिन्होंने विदेश की नागरिकता ले ली है। ऐसे लोग अगर OCI कार्ड्स बनवा लें तो उन्हें कई तरह की छूट मिल जाती है, चाहे उनका पासपोर्ट भारत का न हो। ये रजिस्ट्रेशंस कैंसिल हो सकते हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। यानी दोनों देशों के बीच
तनाव अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है, लेकिन ये अब बस दो देशों का तनाव नहीं रह गया है, इसमें वैश्विक राजनीति भी शामिल होने लगी है। अमेरिका जैसे देश शामिल हो गए हैं, नागरिक हैं जिनको जल्द मामले का निस्तारण चाहिए, आतंकवादी हैं जिन्हें जल्द इलाज चाहिए। आज के ललन टॉप शो को हम ख़त्म करें, उससे पहले उम्मीद की बात आप सुनते जाइए। अब पहले कुछ नाम सुनिए। हरमनप्रीत कौर कप्तान, स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिगस, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष, पूजा वस्त्राकर, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, देविका वैद्य, तितास साधु, राजेश्वरी गायकवाड़ ये देश की महिला क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं। इस टीम ने आज एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया, श्रीलंका को 19 रनों से हरा दिया। इस मैच में 117 रनों का टारगेट पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम 8 विकेट पर सिर्फ 97 रन बना सकी। गौर करने वाली बात है कि इस बार एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फर्स्ट टाइम हिस्सा लिया है और पहले अटेम्प्ट में ही गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल कर लिया। और ये पहला मौका नहीं है, एशियन गेम्स में हमारे एथलीट मेडल्स के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं। उनका ये जज्बा, उनकी ये जिजीविषा लगातार उम्मीद पैदा करती रहती है। आज के शो को हम इसी नोट पर करते हैं कंक्लूड। आप बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।